सनातन शक्ति में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है नीरज अत्री जी। नीरज अत्री जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। नमस्ते विजेता जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप आज आपकी तबियत खराब होने के बावजूद आप आए, सो थैंक यू वेरी मच। नीरज जी, ठीक है टुडे विजेता। जी प्रार्थना है कि फटाफट आप ठीक हो जाएं। तो आज नीरज जी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो कि यूनिवर्सिटी को प्लेग की तरह फैल रहा है और वो है वोकिज्म। आज सारे बच्चे अपने आप को वोक कहलाने के चाहते हैं, सारे टीचर्स, और ये सब कैंसल कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो अभी मैं पढ़ रही थी, एक नियाल फर्गसन और जोनाथन हेट्स, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, एंड उन्होंने कहा कि हम एक एंटी वोकिज्म मूवमेंट चलाएंगे। इनफैक्ट दे सेड दैट हम एक एंटी वोक यूनिवर्सिटी करेंगे जहां पे सबको कैंसल कल्चर से मुक्ति मिले और अपनी बात कहने की आजादी। तो मैं इस पे चाहूंगी कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपके क्या विचार है। जी, देखिए इसमें पहली चीज जो आपने कहा कि वोकिज्म बढ़ता जा रहा है, तो वो ट्रेंड तो मुझे लगता है कि पिछले 25-30 वर्षों से देख रहे थे। अब उसमें स्पाइक एकदम से देखने को मिल रही है, और वो शायद इसलिए हमारी नोटिस में आ रही है क्योंकि वो इस तरह के बेहुदा कपड़े पहन के या ऐसे बेहुदा स्लोगन दे रहे हैं कि वो पब्लिक डोमेन में ज्यादा कैची बनते जा रहे हैं। अदरवाइज वोकिज्म वाज ऑलवेज ऑन द राइज, क्योंकि जो इनके आइडियोलॉजिकल बॉसेस हैं वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत पहले पेनिट्रेट कर चुके थे। पहले जो वोकिज्म था उसकी फॉर्म अलग होती थी। जो उसमें अलग था वो क्या था कि आप हिंदू धर्म के अगेंस्ट बात करेंगे, हिंदुइज्म के अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन जो नफरत फैलाने वाली आइडियोलॉजीज हैं हमारे देश में खास तौर पे माओइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उसके बारे में आप बिल्कुल शांत रहेंगे। तो एक तरह से सारा एंटी हिंदू नैरेटिव चल रहा था। अभी क्या हुआ है, वो जो जो इंटेंशन है वो अभी भी एंटी हिंदू ही है, लेकिन अभी उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो चेंज हो गया है कि अब वो उसे क्या करते हैं, LGBTQ या इस तरह की अलग अलग मूवमेंट्स में उसको मास्क करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत राइज पर है। और दूसरी चीज जो आपने कही कि ऐसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि एक स्मार्ट आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने एंटी वोकिज्म को, अब एंटी वोकिज्म से भी मेरी थोड़ी सी एक मतभेद है। वोकिज्म एक्चुअली में क्या है कि आपने इम्प्रेशनेबल बच्चों को पकड़ के अपनी जो एकेडमिक पोजीशन है या अपनी जो लीडरशिप पोजीशन है उसका मिस यूज करके आपने बच्चों को बरगला के झूठ के रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया, सच को छिपा लिया। तो ये शॉर्ट में बोले तो ये उनका खेल है। अब अगर आप बोले कि मैं सच के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हम उनकी जो वॉरफेयर है, उनकी जो टैक्टिक्स है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। आइडियली हमें वहीं जाकर हमें अपने ही बच्चों, क्योंकि हैं तो हमारी बच्चे ना, वो हमारे समाज के बच्चे हैं, सिर्फ उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि उन्हें सच बताने की आवश्यकता है कि किस तरह से तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से या तो फैक्ट्स को सिलेक्टिवली पेश किया जाता है या उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो उन्हें बच्चों, मैं बार बार यही कहता हूं कि इसमें हमें करने की आवश्यकता क्या है, केवल बच्चों को सच बताने की जरूरत है और उनको ये एनालिटिकल एबिलिटी देना कि वो पहचान सकें कि सामने वाला जो कह रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ है। ये अगर बच्चे समझ जाएंगे तो इस बीमारी से वो बच सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही नीरज जी कि बच्चों को हमें टूल्स देने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि वोकिज्म है क्या। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज वोकिज्म, हाउ विल यू डिफाइन वोकिज्म। पहले तो अगर हम उनकी जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो क्या है कि वोक का मतलब था जगा हुआ,
तो जैसा कि ये सो कॉल्ड लिबरल या प्रोग्रेसिव वर्ड में होता है कि हर चीज रिवर्स में होती है, हर चीज का, हर शब्द का उल्टा मतलब होता है। तो उन्होंने बच्चों को एक्चुअली में तो उनकी डिसर्निंग एबिलिटी को सप्रेस करके उन्हें सुला दिया है और उन्हें नाम दे दिया कि तुम वो हो, तुम जगे हुए हो। तो अभी वोकिज्म है क्या? ये जो लेफ्ट इडियोलॉजी है उसका लेटेस्ट म्यूटेंट है, वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं। बिल्कुल। तो वोकिज्म जस्ट उन, जैसे पहले हम क्या कहते थे कि मार्क्सिज्म बोलते थे, फिर हमने उसे कम्युनिज्म बोलना शुरू किया, फिर उसकी नई फॉर्म आई जैसे हमारे देश में आई, जैसे माओइज्म कहा जाने लगा। फिर ये आया पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फिर ट्रुथ, फिर पोस्ट ट्रुथ आ जाता है। तो ये दे हैव बीन म्यूटेटिंग देमसेल्व्स ताकि वो नई नई फॉर्म में अपने आप को पेश करते जाए। और वोकिज्म उनका लेटेस्ट टूल है जिसमें करते क्या है वो, एक आइडिया प्लांट करना होता है बच्चों के मन में। अब बच्चे क्योंकि रेबेलियस हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो फैमिली कल्चर था वो लगभग ध्वस्त हो गया, स्पेशली शहरों में तो ध्वस्त हो चुका है। तो बच्चा जो है वो किसे कहते हैं ना, चाइल्ड शुड बी लुकिंग अप टू समबडी। तो उसका जो फादर है उसका हीरो नहीं रहा, आजकल ग्रैंडफादर और चाचा ताया होते ही नहीं घरों में। तो उनके पास एक बहुत बड़ा वैक्यूम होता है कि वो किसको देखें, और ये वो टाइम होता है जब उनके हार्मोन्स पीक पे होते हैं, उन्हें रिबेल करना होता है। और ऐसे मौके पे ये जो यूनिवर्सिटीज में लेफ्टिस्ट इडियोलॉग्स हैं जो एक्चुअली नफरत से भरे हुए हैं, उन्होंने अपनी स्किल्स को होन कर रखा है कि वो टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज करते हैं कि जैसे वो नफरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चों को ये बताया जाता है कि इसी को वोक होना कहते हैं, कि यू आर अलाइव टू द सिचुएशन, यू आर अवेक टू द सिचुएशन, और तुम वो सारी की सारी प्रथाएं जिन्हें वो एक्चुअली कुप्रथाएं बोल के प्रचारित करते हैं कि कास्टिज्म है, मिजोजिनी है, इनके अगेंस्ट तुम्हें लड़ना है, क्योंकि युवा नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। ये सारी बातें इस एज में बड़ी अपील भी करती है, करनी भी चाहिए, क्योंकि एक आम लड़का, एक युवा जब होता है तो क्योंकि वो एनर्जी से भरा हुआ है, हर समाज को आइडियली क्या करना चाहिए, अपने युवाओं को डायरेक्शन देनी होती है। तो वो उस टाइम पे उनको एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां पर उनको सूडो साइंटिफिक या जो दिखने में साइंटिफिक लगता है और दिखने में अच्छा लगता है पर असलियत में बहुत बुरा होता है, उस दिशा में लेके जाते हैं। तो ब्रीफ में तो वोकिज्म हम इसी को कहते हैं आज की डेट में। तो मेरी बेटी है, सेंट स्टीफेंस में पढ़ती है। तो एक दिन कोई घर में पूजा थी, तो वो टीका लगा के स्कूल चली गई, कॉलेज चली गई। तो वहां पर शी वाज टारगेटेड कि व्हाई आर यू पुटिंग दिस टीका। So she says, no, 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 we are living in a secular country. This should be just inside your house. This should not be worn in school. And इतना ज्यादा बच्चों को आप मेंटली सब्जुगेट कर देते हो कि वो अगली बार से वो डरता है बच्चा अपने कोई भी प्रतीकात्मक चिन्ह पहनने से, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल दिस इज नॉट बीइंग सेकुलर। तो मैं ये जानना चाहूंगी जी, सिर्फ दिस इज नॉट बीइंग सेक्युलर का खेल नहीं है, दिस इज नॉट बीइंग कूल भी है साथ में। बच्चे को कूल होना सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, ओह यस, हाँ, हैपनिंग होना जरूरी होता है। और आपने जो बात कही ना, उससे मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आता है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा जी। हम दो भाई हैं, कोई बहन नहीं थी, हमारी सगी बहन नहीं थी। तो हमारी ही गली में थोड़ा आगे जाके दो लड़के थे, हमारी हम उम्र थे, हमारे मित्र थे, उनकी उनसे 1-2 साल बड़ी बहन थी। हम उन्हें दीदी बोलते थे और उन्हीं से राखी बंधवाते थे जी। तो मुझे ध्यान है, मैं फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज में बीएससी कर रहा था। तो राखी का दिन आया, हम गए वहां पे, राखी बंधवाई, तिलक लगा हमारे, और उनके घर से लगभग 300 मीटर दूरी पे बस स्टॉप था जहां से बस पकड़ के मुझे कॉलेज जाना था। और ये एक जो हमारा दोस्त जिसकी बहन से हम राखी बंधवा रहे थे, वो और मैं, हम दोनों इकट्ठे जाते थे। तो हम जैसे ही घर से बाहर निकले तो रास्ते में एक जगह पे थोड़ा सा कच्चा रास्ता आता था जहाँ पेड़ झाड़ियां थी, फटाफट से हमने अपने तिलक को साफ किया।
अच्छा। हाँ, हाँ, और हाँ, फिर हम बस स्टॉप पे पहुँचे। तो हाँ, अब ये मुझे अब मैं जागृत हो रहा हूँ ना, जिसे कहते हैं कि अब थोड़ी अवेकनिंग आ रही है मेरी, तब मैं हाँ, अपने आप को रिकॉल करता हूँ कि मैंने ये एक्शन किया था। हाँ, और अब ये क्यों किया था, इसका कोई ट्रिगर पॉइंट था, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे याद भी नहीं आता कि मैं इस तरह से क्यों था। लेकिन आई एम श्योर कि जैसा आपकी बेटी के साथ हुआ, तो हाँ, मेरे साथ इंडिविजुअली नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने उसे इनडायरेक्टली कहीं ऑब्जर्व किया होगा कि तिलक लगाना, हिंदू हाँ, आइडेंटिटी को अपनी स्लीव पे कैरी करना कूल नहीं है, हाँ, वो दकियानूसी माना जाता है। इसलिए मैंने हाँ, वो एक्शन, और मेरे दोस्त ने भी वही काम किया था। तो अब इसका मतलब एक पूरी जनरेशन निकल चुकी है, लेकिन ये जो नफरत का जो बिजनेस है इन लोगों का, जो यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, वो वैसे का हाँ, वैसे चल रहा है। और हम अभी तक तो सिर्फ एकेडेमिया की बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा बाहर जी, निकलेंगे तो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, तब तो एक दो चैनल होते थे, लेकिन जो सारे का सारा ये बॉलीवुड है, हाँ, इसने भी इस नैरेटिव को पुश किया बहुत, बहुत इंसीडियसली, बहुत हुँ, स्मार्टली, बहुत सटली पुश किया है। इसका इफेक्ट ये हुआ, जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ वो वहीं से हुआ होगा। जी, जी, तो जी, अब मेरे जो पिताजी थे, वो अपने हुँ, आप को एथीस्ट बोलते थे। अच्छा, तो जो बेटा है वो बाप को देख रहा है। मेरे हाँ, मामा जी हैं, वो अपने आप को एथीस्ट प्रोग्रेसिव बोलते थे, तो मैं हाँ, उनको कॉपी कर रहा हूँ। अब मेरे हाँ, पिताजी जो थे वो सुनील दत्त के बहुत बड़े फैन थे, और ओह! अच्छा, अच्छा, एक मूवी थी मेरा साया। हमारे घर में वो वीसीआर था, तो लाके उसे देखा करते थे, और उसमें एक सीन था कि एक कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा था उसमें। तो जो वकील है, समझ वो कुछ डिस्प्यूट होती है कि लड़की होती है, वो बोलती है कि मैं सुनील दत्त की पत्नी हूँ, वो बोलता है कि मेरी पत्नी मर चुकी है। हाँ, तो वो लड़की उसे बोलती है, अच्छा आप ये बताइए कि आप कभी मंदिर गए हैं? वो बोलता, हाँ, मैं कभी मंदिर नहीं गया। तो आप कभी भी मंदिर नहीं गए? कहता, हाँ मैं एक बार गया था। तो बोली, क्यों गए थे? तो कहता कि सारा शहर जानता है, वो उस शहर का बड़ा रिच आदमी, प्रॉस्परस आदमी था, कि हाँ, सारा शहर जानता है कि ये जो भी उसका नाम था मूवी में, कि आज तक हाँ, कभी मंदिर नहीं गया, लेकिन अब ये बच्चे की मन्नत मांगने के लिए मंदिर गया है। हाँ, तो इस एक डायलॉग से आप देखिए कि क्या मैसेज जा रहा है, जी, कि जी, 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 है ना, कि मंदिर जाना एक रिग्रेसिव थॉट है। आपका प्रोटैगनिस्ट आपका हीरो नहीं करता, तो डेफिनेटली आप भी नहीं करेंगे। करेक्ट, तो करेक्ट, एक स्ट्रीम ये बनाई गई कि जो हिंदू है वो मंदिर में जाता है तो घटिया, या वो, आप याद करिए कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ओह यस! अमिताभ है ना? बच्चन, हाँ, हाँ, मूवी बनती है नास्तिक नाम से। तो पोंगा ये पंडित, सारी, हाँ जी, हाँ, पोंगा होगा पंडित, पंडित, नाम हाँ, देखिए ज़रा। हाँ। तो ये एक स्ट्रीम है, मतलब ये एक एस्पेक्ट है जिसमें ये बताया गया कि हिंदू होना कूल नहीं है, और जो हीरो है वो कभी भी हिंदू नहीं होता, और वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को डिसोन करता है। तो एक तो ये पक्ष है। जी, दूसरा पक्ष क्या है, कि जब आपको मुसलमान दिखाना है या क्रिश्चियन दिखाना है, तो क्रिश्चियन के गले में क्रॉस भी जरूर होगा, वो कन्फेशन बॉक्स में जाएगा, वो फादर से मिलेगा, और वो हमेशा मॉडर्न आउटलुक वाला होगा। जो मुसलमान होगा वो टोपी को पहनेगा, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी है, वो कैरी करेगा उसको बिल्कुल धड़ल्ले से, बिना किसी शर्म के। जब एक्चुअली होना उल्टा चाहिए था, कि जो मुसलमान है उन्होंने इस देश का विभाजन करवाया, हाँ, उनकी किताब नफरत सिखाती है, तो हाँ, उनको तो सबसे ज्यादा बैकफुट पे होना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन जी, किया जी, सब जी, उल्टा जा रहा है, जी, कि जी, जी, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जिसमें कि इतना इतनी विशालता है कि हम हर हाँ, किसी को अपने साथ समाहित करते हैं। यहाँ देवी पूजा होती है, करेक्ट, माँ के रूप में पूजा की जाती है। तो जो सबसे ज्यादा इंक्लूसिव प्लूरलिस्टिक सोच है, हाँ, उसे दिखाया गया रिग्रेसिव, और जो जी, सबसे नफरत फैलाने वाली सोच विचारधाराएं हैं दो, उन्हें कूल दिखा के पेश किया जाता है। तो ये प्रोसेस तब से चल रहा है, और आज हम उसकी जो आउटर मैनिफेस्टेशन है, जो लेटेस्ट है, वो ये सो कॉल्ड एलजीबीटी क्यू प्लस की फॉर्म में देख रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और मैं एक बात आपको बताऊंगी यहाँ पर कि अभी मैं यूरोप से होके आई हूँ और वहाँ पर आई आई इट वाज अ टीचिंग असाइनमेंट एंड आई वाज मैं भारतीय अर्थ चिंतन के बारे में एक मॉड्यूल मैंने पढ़ाया था। आप ये देखिए कि बड़ा वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ के जो टीचर्स हैं उनमें बड़ा एक विरोधाभास आप देखिए, वो बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारी सोच में, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा जैसे हमारा जो आर्थिक चिंतन है वो किन प्रभावों से इन्फ्लुएंस है, किस क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं। लेकिन वो अपने जो उनका एक क्रिश्चियन फ्रेमवर्क है, उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। तो इट वाज़ बहुत मुझे और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरी जो क्लास थी उसमें एक पीएचडी स्टूडेंट था। तो मैं वो जो कबीर का जो एक दोहा है कि जिसका अर्थ ये है कि एक तालाब है जिसमें घड़े हैं और पानी घड़ों के अंदर भी है और तालाब में भी है। तो वो एक पीएचडी स्कॉलर था, वो मुझसे बोलता है कि एरिस्टोटल का फॉर्म एंड नेचर। आई सेड वेरी नाइस, एग्जैक्टली। देन ही डिस्कस्ड ऑन अद्वैतवाद आल्सो। तो बेसिकली ये सारे चूंकि हमारा जो धर्म है उसमें या हमारा जो चिंतन है वो एक नेचुरल लॉजिकल चिंतन है और ये लोग सोचते हैं उसके बारे में, पर चूंकि इनके फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो पा रहा है इसलिए वो उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये मुझे महसूस हुआ। तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी और आपको जान के खुशी होगी नीरज जी कि मैंने अपनी सारी क्लासेस साड़ी पहन के ली। हालांकि ठंडा था वहां पे, पर आई थॉट मैं साड़ी ही पहनूंगी और साड़ी पहन के ही लूंगी क्लास, क्योंकि और मैंने एक्सप्लेन भी किया कि भाई ये हमारा 7-8 हजार साल से है, फॉर्म्स ऑफ ड्रेपिंग अलग अलग है लेकिन हम अभी भी उस ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जब हम आत्मग्लानि से मुक्त हो जाते हैं, जब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर आपको ये जो भारतीयता है या एंटी वोकिज्म है, इसके साथ खड़े होने में आप गर्व महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। तो हाउ कैन वी डू, हम बच्चों के अंदर ये किस तरीके से डाल सकते हैं? मतलब मेरे अपने बच्चे मेरे से दे डोंट अग्री विद व्हाट आई डू। ये घर घर की कहानी है विजिता जी। ये आप देखिए ना कि उन्होंने पिछले 75 साल से इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर। हिस्ट्री बुक्स, बॉलीवुड और जो पॉलिटिकल स्ट्रीम है, इन तीनों में उन्होंने पेनिट्रेट करके इसको मोनोपोलाइज किया। और क्योंकि उन्होंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि अब टूल्स ये रहने वाले हैं। हो क्या रहा है कि अगर हम ओवरऑल ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, आजकल के आप बज़वर्ड्स पहचान के देखिए कौन कौन से हैं कि वी शुड बी गिविंग इक्वल राइट्स, इक्वलिटी की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, प्लूरलिज्म की बात करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं। ये आजकल के बज़वर्ड्स हैं, राइट? अच्छा, अब अगर आप पूरे ग्लोबल फ्रेमवर्क में देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रीज जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो क्रिश्चियनिटी, दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम और तीसरे नंबर पे एथीज्म, बाकी सारी चीजें आएंगी, लेकिन हिंदू धर्म सबसे लास्ट में आने वाला है। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि हम बज़वर्ड जिनकी बात कर रहे हैं वो अकेले सनातन धर्म के अंदर हैं जहां पर आपको प्लूरलिस्टिक होने का मौका मिलता है, इंक्लूसिविस्टिक होने का मौका मिलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिविस्टिक है, क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि हमने सारी दुनिया को क्रिश्चियनाइज करना है, विच मीन्स कि वो मल्टीकल्चरलिज्म में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। इस्लाम का डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि हमने सबको कन्वर्ट करना है। और सेम जो ये वोकिज्म है उनका भी ये कहना है कि हम प्रोलेटेरिएट और बर्जुआजी की लड़ाई चल रही है और इसमें हमने प्रोलेटेरिएट ने जीतना है। तो तीनों जो एक तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, तीनों ही
ओपन अदराइजेशन करती हैं कि दूसरे को खत्म करना है, और तीनों ही एक डोमिनेंस चाहती हैं, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज हैं। अब ऐसे केस में जब वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो करेंगी कैसे? करने के पहले टूल्स क्या थे कि आपके पास वेपन होते थे कि आपने जाके लैंड को ऑक्यूपाई किया, उन पे हमला किया, लैंड को ऑक्यूपाई किया, उनको कन्वर्ट किया, जिसे हम और पिछले हमने 300-400 वर्षों में देखा भी, जिसे कॉलोनियलिज्म कहा जाता था। जी जी जी। अब आप याद कीजिए कि विंस्टन चर्चिल की एक स्टेटमेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसने कहा था, कॉलोनीज ऑफ द फ्यूचर विल बी कॉलोनीज ऑफ द माइंड। करेक्ट। कि अब हमें जाके कॉलोनाइज नहीं करना, हमने दिमाग को कैप्चर कर लेना है। अब दिमाग को कैप्चर करना है तो उसके लिए टूल्स क्या होंगे? वेपन ना बोले, टूल बोल रहे हैं, एक्चुअली में वो वेपन्स ही हैं। कि टूल क्या होगा? स्कूल की बुक्स, टीवी चैनल्स, मूवीज, इनको भी अगर आप नैरो डाउन करें तो शब्द और कैमरा, ये दो कंपोनेंट हैं, ये दो सबसे पोटेंट वेपन्स हैं आज की डेट में। उन दोनों पे उन्होंने इन सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट करके लगभग कब्जा कर रखा है कि जहां से भी आपको एजेंडा सेट करना है, नैरेटिव सेट करना है, वहां पे वो लोग बैठे हैं। आप आज याद करके देख लीजिए, हमारे पूरे देश में जितना इंग्लिश पब्लिकेशन है, न्यूज पब्लिकेशन, एक भी आपको प्रो हिंदू नहीं दिखेगा, एक भी नहीं है। सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट 75 साल से की है, पहचान लिया था उन्होंने कि हम ये बैटल लड़ रहे हैं, हमने कन्वर्ट करना है और ये हम ऐसे ही करेंगे। हमारे साथ उल्टा खेल हुआ कि हमें गांधी ने बताया कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चल रहे थे कि हमें तो देयर इज नो वॉर गोइंग ऑन, देयर इज नो बैटल। तो अब आप देखिए कि जो बैटल ग्राउंड है कितना ज्यादा टिल्टेड है कि एक साइड को क्लियर है कि हमने ये काम करना है, दूसरे को पता ही नहीं है कि वो किसी बैटल में है। तो वी वर इन अ लूजिंग बैटल। अब व्हाट हैज हैपेंड, ये लास्ट 10-12 साल कह लीजिए, जब से सोशल मीडिया आया है, तब से जो हमारी प्रो हिंदू वॉइसेस थी, जो रैशनल वॉइसेस थी, उन्हें एक मीडियम मिला कि वो भी अपनी बात को रख सके। जी। और जैसे ही वो होना शुरू किया, अब आप देख रहे हैं कि जो टिल्टेड बैटल ग्राउंड था वो थोड़ा थोड़ा सा लेवल होने लगा है। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन नहीं हुआ। वी स्टार्टेड डूइंग इट। तो वो हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि कैसे बचाएंगे। तो जो ये एंट्रेंच्ड इकोसिस्टम है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। आप देखिए ना, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो ऐसी बात बोल सकता है कि मेल और फीमेल आर नॉट एब्सोल्यूट डेफिनेशंस, इस तरह का उन्होंने जो बोला था, ट्राई टू इमेजिन कि वो कहां तक पहुंच गए, कहां तक पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो ये सारे का सारा हमें अनडू करना पड़ेगा। और अब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है वो सारा पॉलिटिक्स से चलता है। एजुकेशन सिस्टम सेंट्रली पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है, तो जो पावर में बैठेगा वो उसे कंट्रोल करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि पॉलिटिकली ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हो टॉप पे, जो बोले कि मुझे अपने बच्चों को सच पढ़ाना है, इस देश के एक एक बच्चे को सच पता होना चाहिए। तो वहां से एजुकेशन लेवल पे अगर चेंज होता है तो दैट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज। दूसरा, जो अब शुरू हुआ है धीरे धीरे, कि केरल फाइल्स जैसी मूवी बनती है, राम सेतु जैसी बनती है, कश्मीर फाइल्स जैसी बनती है, तो ये नैरेटिव को धीरे धीरे टिल्ट कर रही है, ये भी प्रोफाउंड इफेक्ट डालेगी। तीसरा, जो मेरा आपका हम इंडिविजुअल्स का काम है कि स्टेट नहीं कर रहा, उनकी अपनी व्यवस्था हो सकती है, कोई कारण हो सकता है, ये नहीं कर रहा, तो हम अपने आसपास जितने लोगों को सच बता सकते हैं वो बताएं, उनको वोकिज्म की इस बीमारी से दूर रखने का प्रयास करें। वो हमें एक तो फैमिली लेवल पे करने की आवश्यकता है, फिर उससे बाहर निकलते हैं कम्युनिटी लेवल पे उसे लाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डोमेन्स नहीं है कि हम घर पे कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते, बाहर कर सकते हैं तो बिल्कुल पॉलिटिक्स। बिल्कुल। जो पॉलिटिकल क्लास है उस तक हमारा मैसेज ये पहुंचना चाहिए कि हम इस नॉनसेंस से तंग आ चुके हैं। तुम ये अपीजमेंट या
जो जिस तरह की नीतियां तुम बना रहे हो वो आज से 100 साल पहले ठीक हो सकती थी, या हम्म, सोशल मीडिया के आने से पहले वो ठीक हो सकती थी। अब ऐसा नहीं होगा। नाउ यू हैव टू वेक अप, और जो सच है वो हमारे समाज तक पहुंचाओ, उसे लेके जाओ, ताकि हम इस वोकिज्म नाम की बीमारी से अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको बचा सके। जी। जी। बहुत बहुत ही बढ़िया बोला आपने नीरज जी। एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, चलिए हमारे को, अभी मैं पीछे पढ़ रही थी कि जापान में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 1 डिकेड में 100% बढ़ गई, मतलब डबल हो गई उनकी। और आई थिंक वो शायद शिंतो रिलीजन फॉलो करते हैं, जिसमें हमसे भी ज्यादा हैं देवी देवता, एंड इट्स आल्सो वेरी इंक्लूसिव काइंड ऑफ थिंग। तो वहां पर एक औरत प्रे कर रही थी, और एक गाम्बिया के मुसलमान ने आके उस पे हमला कर दिया कि तुम इसको प्रे नहीं कर सकते हो अपने भगवान को, बिकॉज देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाह। तो मतलब ये किस तरीके का, मतलब हम कई बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि इस तरीके से, मतलब देयर इज ओनली वन गॉड विच इज अल्लाह। तो हम जैसे लोग जो सब इंक्लूसिविटी में विश्वास करते हैं, हम मतलब कैसे इनसे पार पाया जाए, ये बात नहीं समझ में आती। जी। जी। असल में प्रॉब्लम एक्चुअली ये है जिसे एड्रेस करना चाहिए था हमें। हम्म, वो एक ना मुझे कहावत याद आती है कि ट्रेजेडी है क्या, दैट दोज हु आर वाइज आर फुल ऑफ डाउट एंड दोज हु आर इडियट्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यस। तो ये एग्जैक्टली उसी चीज का एग्जाम्पल है कि जो बिल्कुल निहायत ही गधे के लेवल के लोग हैं, जो मतलब गधा भी समझदार होता है, उसे भी बताया जाता है ना तो वो भी सीख लेता है, हाँ। लेकिन ये ऐसे इडियट्स हैं, पर देर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हमारे पास तो जी एक ही किताब है, उसमें ही लिखा हुआ है। आप सोचिए कि पढ़े लिखे आदमी को कितना स्टुपिड लगता है कि यार किताब का मतलब क्या है। पूरी ह्यूमैनिटी में इतनी डिवर्सिटी है, नेचर में इतनी डिवर्सिटी है, तुम एक किताब की बात करते हो तुम्हें शर्म भी नहीं आती। लेकिन उनकी विशेषता यही है कि वो क्योंकि इतना छोटा दिमाग है, तो उनमें कॉन्फिडेंस है कि भाई हमें तो बड़ा सिंपल है कि एक ही है, हमने उसको मानना है। तो गधे जो है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। हाँ। और मैं और आप जब बैठ के सोचने की कोशिश करते हैं कि यार वो फॉर्मलेस है कि फॉर्म वाला है, अद्वैतवाद है कि द्वैतवाद है, हमने उसमें ग्रंथ लिख दिए इतने सारे, वाद विवाद की पूरी चर्चाएं करके 4-4 किताबें उनसे भर दी हमने। तो अब इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल सिंप्लिसिटी पे रखा। सिंप्लिसिटी पे कैसे रखा हाँ। कि देख भाई, तेरे लिए एक गॉड है, वो किताब में लिखा हुआ है, उस किताब के अकॉर्डिंग तुझे चलना है। तो अब एक आम कम बुद्धि वाला मानव, उसके लिए सब स्पष्ट है, यार मुझे दे रखा है, मुझे तो बस यही काम करना है, हम्म, कहता मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर और उसे क्या दे दिया कि ये जो तुझे वेल टू डू दिखाई दे रहे हैं, अगर तू इनको लूटता पाटता भी है तो भी तेरा गॉड परेशान नहीं होता, वो बल्कि खुश होता है, क्योंकि हमने अपनी किताब में लिख रखा है कि वो तुझमें सख्ती पाए। हम्म, तो और भी खुश होता है कि यार ये अच्छा है, इनकी लड़कियां भी छेड़ो, इनकी पिटाई भी करो, और फिर हम्म, सवाब का सवाब मिल जाता। हाँ, 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 फिर आगे चलिए कि तुम इनकी लड़कियां उठा के, अब जो गुड फॉर नथिंग है, जो कभी अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो ना तो कभी किसी पावरफुल पोजीशन पे बैठेगा, ना वो कभी किसी अच्छी कंपनी का सीईओ बनेगा, उसके पास पैसे वैसे नहीं आने वाले, तो सिर्फ लूट खसोट कर सकता है, और उसे जस्टिफाई करने की किताब मिल जाती है। फिर जिसकी ओर कभी कोई डिसेंट महिला आंख उठा के पलट के देखेगी नहीं, उसको ये राइट मिल जाता है कि क्योंकि तेरे गॉड ने बोला तो इनका रेप भी कर देगा, तो तेरा गॉड खुश होने वाला है उससे। हम्म, 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 ये कितना जहरीला, कितना डेंजरस है। अगर हम्म, ये इतना ज्यादा ना हो रहा था तो हम शायद इस पे हंस सकते थे, लेकिन ये कितना डेंजरस है वो हमें दिखाई दे रहा है। और फिर इन गुड फॉर नथिंग लोगों को, जो कुछ नहीं पढ़ते, कोई दे डोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू सिविलाइजेशन, जी। उन्हें बताया क्या जा रहा है कि जब तुम मरोगे तो वहां तुम्हें दारू मिलेगी, नहरें बह रही होंगी दारू की, तुम्हें मांस और खाने यहाँ को नहीं पी मिलेगा। सकते, एक और हाँ, बात है, यहाँ नहीं पी सकते, वहां हाँ, मिलेगी। यहाँ क्या बात है। वहां मिलेगी, खूब मिलेगी, और तुम्हें वहां पे मांस खाने को मिलेगा,
और वहां पे सुंदर लड़कियां मिलेंगी जिन्हें तुम नोच सकते हो और वो तुम्हारे लिए बनी हुई है। हाँ, ठीक, तो उन्होंने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रखा है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसके लिए एक मैनुअल बना के पेश कर दिया उन्होंने। हाँ, जी, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हाँ, गांधी जी से लेके आप देखिए जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कितना सिस्टमैटिकली इस चीज को सेट किया कि गांधी को एक आइकॉन बना दिया कि इसके रास्ते पे चलोगे तो तुम महान कहलाओगे। अब अपने जो नेता हैं, हर किसी को देखिए, ये सबके अंदर ऐसी खुजली होती है कि दुनिया मुझे महान कहे, तो बोलता है यार गांधी वाला टेम्पलेट क्यों ना फॉलो करूं, ऑल ऑल रिलीजन आर सेम बोल देते हैं। तो अपनी पर्सनल अचीवमेंट के लिए पूरे समाज को रिस्क पे डाल देते हैं। हमें इसमें करने की आवश्यकता क्या है, फिर से इसमें दो तीन लेवल आ जाते हैं। ये जो लड़ाई है तीन लेवल पे लड़ी जानी है। एक तो सड़क पे लड़ी जाएगी, दूसरा नैरेटिव के लेवल पे लड़ी जाएगी, तीसरा पॉलिटिकल लेवल पे लड़ी जाएगी। तो पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारे लीडर्स हैं, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो प्री सोशल मीडिया एरा में जी रहे हैं। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अब समय चेंज हो चुका है, तुम्हें सच के साथ रहना है, नहीं तो जिस सिविलाइजेशन को बचाने के लिए आपको वोट देके भेजा गया है, ये उस सिविलाइजेशन का विनाश कर देंगे। तो दिस मैसेज शुड बी क्लियर टू पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस द ग्लोब। अब देखिए कहीं कोई एक एक बोलता है, स्विट्जरलैंड में गार्ट वाइल्डर्स है वो बोल रहा है, या रॉबर्ट स्पेंसर है अमेरिका में वो बोलता है, हालांकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियंस बहुत कम है जो एक्चुअली में संसार में चेंज ला सकते हैं, जो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके बोल रहे हैं कि हमें वोकिज्म से, इस्लाम, ये जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज हैं इस्लाम की, लेफ्टिज्म की और क्रिश्चियनिटी की, कि इनसे अगर दुनिया को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने वोटर्स को बचाना है, तो प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। तो एक तो हमें उन तक ये मैसेज पहुंचाना है क्लियरली विदाउट एनी एम्बिग्विटी। दूसरा, सड़क पे लड़ाई लड़ने के लिए आपको मुझे मेंटली और फिजिकली तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है कि सड़क पे लड़ेंगे, तो हमें वो तैयारी पूरी रखनी है, ये लड़ाई ना हो। अब हमेशा वी शुड होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो सड़क की लड़ाई के लिए प्रिपेयर हो जाए, लेकिन अगर आप नैरेटिव कंट्रोल कर लेते हैं, आज की डेट में भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप उस सिविल वॉर को, सड़क पे होने वाली लड़ाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरा सेगमेंट आ जाता है ये नैरेटिव वॉर का, कि अगर हम नैरेटिव वॉर को स्ट्रांगली लड़ सकते हैं, अब लड़ेंगे कैसे, कहने को बड़ा वीक सा वर्ड हो जाता है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये नैरेटिव वॉर का एक पार्ट है कि क्या हम इस डिस्कशन को और आगे कितने लोगों तक फैला सकते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, मूवीज हैं, ये सारे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम नैरेटिव कंट्रोल करके उस इम्पेंडिंग सिविल वॉर को डिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये हमें सीखना पड़ेगा, सड़क पे लड़ना भी आना चाहिए, पॉलिटिशियन पे प्रेशर बनाना भी आना चाहिए, और नैरेटिव पे कंट्रोल करना हमें करना ही पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से तीन ही ऑब्जेक्टिव्स हमारे होने चाहिए। जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे। मैं कहीं पढ़ रही थी अभी, जब इमरान खान न्यूज में था, कि इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था तो वो कहता था कि मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ मैं एक जिहाद की तरह क्रिकेट खेलता हूँ। और फिर इसका जब एक बार जीनत अमान के साथ चक्कर चला था, तो इंडियन पत्रकारों ने इनसे पूछा कि अरे आप जीनत अमान के, और लोग बड़ी बेशर्मी से इसको जीजा जीजा बोलते थे उस वक्त, तो उसने बोला कि उसमें नया क्या है, नॉर्थ से तो हमेशा से लोग आते रहे और हिंदुस्तानी लड़कियों को ले, मतलब आई डू नॉट नो विच वर्ड ही यूज, और मतलब था कि हिंदुस्तानी लड़कियों को लेके जाते। और हमारे समाज ने, हमारे मीडिया ने इतनी बड़ी बात को मतलब मजाक में ले लिया या मैटर ऑफ फैक्टली ले लिया। मतलब क्या हमारा जमीर, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। नहीं, इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, जो मैंने पहले आपसे कहा था कि उन्होंने जो सोर्स ऑफ डिसेमिनेशन है, जहां से इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन होने वाला है, वहां सोर्सेस पे ही कंस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। जो आप एग्जांपल दे रही हैं, तो उन्होंने मीडिया को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, ऐसा नैरेटिव बाहर आने ही नहीं दिया। और आपको नहीं, ये इमरान बात खान, लोगों को पता थी।
मैं नहीं यही नहीं, कह रही देखिए हूँ। एक होता है पता होना। आप पता किस लेवल पे बात कर रही है? आप हाँ, एकेडमिक सर्कल्स की बात कर रही है कि आपको पता थी, लेकिन ग्राउंड पे जो आदमी है उसे नहीं पता ये बात। नहीं या तो पता नहीं है, या उसको ऐसे लपेट के बताए कि उसको समझ में नहीं आए कि हो एग्जैक्ट बात हो क्या रही है। वही है ये, इसी को तो नैरेटिव का कंट्रोल कहते हैं ना, कि उन्होंने अपने गेट कीपर्स हर जगह पे बिठाए हुए थे, सो जी, दैट इस तरह की जितनी भी सीरियस बातें होंगी या तो उनको बिल्कुल ही ट्रिवियलाइज कर दिया जाता था, या उनकी यस, ग्रेविटी को इतना कम कर देते थे कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि क्या है। जी, इसके तो जी, सैकड़ों एग्जांपल्स हैं हमारी हिस्ट्री में जो भरे पड़े हैं। और ये उन्होंने हमें उनसे, एक तो ये मानना चाहिए कि उन्होंने हमें ब्रेन वॉश करने का काम बड़े स्मार्टली और बड़े एफिशिएंटली किया है, और अब हमें जी। उनसे सीख के उसे अप्लाई भी करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस अब आखिरी क्वेश्चन नीरज जी, बहुत अच्छा, हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। मैं एक आखिरी क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूंगी, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने इकबाल का जो चैप्टर था वो हटा दिया, और बड़ी मैराथन मीटिंग चली थी एकेडमिक काउंसिल की, 15 घंटे चली थी, रात के 1:40 पे खत्म हुई थी। और उसके बाद दूसरे दिन बहुत चर्चा हुई थी कि भाई ये तो सब, मतलब आप हिस्ट्री को ट्विस्ट कर रहे हैं और ये सब। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या हमें इकबाल का चैप्टर हटाना चाहिए था, या जो इकबाल का जो चैप्टर था उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ाना चाहिए था? ओके। Because I also have my opinion on this, so I just wanted to ask जी you and जी then जी, share मैं, my. मेरा बिल्कुल इसमें स्पष्ट ओपिनियन है कि हाँ, आप हिस्ट्री को जब छुपाते हैं तो हाँ, हिस्ट्री हैज इट्स ओन मेथड ऑफ कमिंग आउट। करेक्ट। तो कभी भी उसे छुपाइए नहीं, उसका सच बताइए। ये हम्म, अलामा इकबाल है, या जो मुगल हैं, या मुस्लिम सल्तनतें जो थी, या वास्को डिगामा था, होना ये चाहिए कि हम इनकी सच्चाई बताएं। वो निकाल दिया, दैट इज एन एस्केपिस्ट रूट, कि आप ये शो कर रहे हैं कि हम इतिहास में चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप डर के वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुन रहे हैं। होना ये हम्म, चाहिए था कि इकबाल की सच्चाई बतानी चाहिए थी, कि वो किस तरह का डिवाइसिव व्यक्ति था, जो पाकिस्तान बनाने में जिसका बहुत बड़ा रोल था। और हम्म, ये हर हर एस्पेक्ट से ये चीजें करनी चाहिए हमें। वो बोलते हैं कि हमने एक मुगल को ग्लोरीफाई करने वाला चैप्टर हटा दिया। अरे हटा क्यों रहे हो यार, आपके पास वो स्पेस अवेलेबल है, वहां पे उनका सच बता दो। ये करने की आवश्यकता है उसमें। पर यहाँ पे नीरज जी, मैंने भी आपकी तरह सोचा था, पर एक और इश्यू है कि आपके जो गेट कीपर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, आप, अब हमने अपने यहाँ ह्यूमन वैल्यूज में जो सेंटर फॉर ह्यूमन वैल्यूज में कोर्सेज बनाए, पर जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वो फिर अपना नैरेटिव ही पढ़ा रहे हैं उसमें। हम्म, ठीक तो बात एक है। ये भी बड़ा इश्यू आ जाता है टीचिंग में, कि टीचर कैसे पढ़ाए, वो भी एक बड़ा इश्यू है। हाँ, ये तो जैसे, देखिए, जी, जो उन्होंने, मैंने पहले कहा ना कि उन्होंने इतना हेविली इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना। जो आपने मैराथन मीटिंग बताई है वो उन्हें इसीलिए करनी पड़ी। अब इमेजिन करके देखें कि हाँ, अगर कहीं पे एक वॉर हो रही है, और जी, हमारी आर्मी ने या ओपोनेंट की आर्मी ने कहीं पे लैंड माइन्स बिछा रखी हैं, हाँ, तो उन्हें पता है कि वहां पे लैंड माइन बिछा हुआ है, हाँ, और जब हमारी आर्मी जाके उस लैंड माइन को डिफ्यूज कर देगी, तो वहां पर हाँ, डेफिनेटली बैठ के मीटिंग चलेगी कि यार हमारी लैंड माइन वहां खत्म हो गई है, अब हम क्या करें। तो एग्जैक्टली वही हुआ है, जो आपकी जो मैराथन मीटिंग बता रहे हैं उसमें यही हुआ है, कि वो लैंड माइन उन्होंने हटा दिया, अब हम नई लैंड माइन कैसे बिछाएंगे ये प्लान करना है। और करेक्ट, दूसरा, ये जो टीचर्स वाली बात है, हमें कम से कम 15 साल तक कंसिस्टेंटली एक नैरेटिव जब चलेगा ना, तब नई जनरेशन के टीचर्स आएंगे, वो इसको सीखेंगे, वो पढ़ाएंगे, उस समय माइंडसेट में चेंज आना स्टार्ट होगा। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एज यूजुअल। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस जी टुडे। जी, नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्ते।